गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वगैरह सही है सबका? ओके, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने, ठीक है, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब बोला जाए कुछ टाइप करने के लिए या कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए तभी आप उसका आंसर करो चैट में, ठीक है, वरना कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी टाइप मत करो, ठीक है। वीडियो या ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम होता है तब आप बता सकते हो, लेकिन ऐसे रैंडम कुछ टाइप करते हो तो फिर यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई डाउट पूछता है तो वो मिस हो जाता है एक्चुअली में, है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना थोड़ा सा कि कभी भी जब जरूरी हो तभी टाइप करो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सेट्स के बारे में बताया था कि सेट्स कैसे डिफाइन होता है ना, और सेट्स में हम एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, है कि नहीं। तो ये चीजें हमने देखी थी। तो जनरली जब आप सेट्स को डिफाइन करोगे, है ना, तो हमेशा हम कैपिटल लेटर ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक्स वगैरह में या हर जगह पे इसी टाइप का नोटेशन होता है और इसके अंदर आपको वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को डालना होता है ना। ये सब इंडिविजुअली अपने आप में क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हैं एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये करली ब्रैकेट का मतलब समझ में आ रहा है कि जब आपको करली ब्रैकेट हम कब यूज करते हैं, जब हमें एलिमेंट्स को इंडिविजुअली शो करना होता है कि नहीं। जिन लोगों ने पहले फाउंडेशन क्लास किया होगा उनको याद होगा, जिनको नहीं पता वो एक बार देख लो कि हमारे पास ब्रैकेट्स तीन टाइप के होते हैं, एक इस टाइप का, एक ऐसा, और एक ये स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो इस ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, इसमें आप कितने भी एलिमेंट्स पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स होगा उसको आप क्या करोगे, काउंट करके देख सकते हो कि इसमें कौन सा एलिमेंट है, ठीक ना। जबकि इस ब्रैकेट में क्या होता है कि जैसे हमने किसी ने इसमें मान लो इस स्मॉल ब्रैकेट में किसी ने 1,2 लिखा, है ना, तो 1,2 का मतलब क्या हो गया कि 1 से 2 के बीच के जितने नंबर हैं उन सारे नंबर को हम यहां पे प्लॉट कर रहे हैं। तो ये नंबर लाइन है, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर है, तो उतने नंबर को हम कॉपी पे या पेन से आप लिख नहीं पाओगे, है कि नहीं। तो हम इसको डिनोट करने के लिए ये 1 से 2 इस तरीके से मार्क करते हैं। अगर आप इसको देखना चाहो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है तो इस तरीके से होता है। सेम चीज यहां पे इसमें भी होता है ना। तो अगर इसमें आपके पास अगर 1,2 लिखा हुआ, इसका मतलब भी क्या है कि 1 से 2 तक के सारे नंबर हमारे पास हैं, है ना। तो ये 1 से 2 तक के सारे नंबर हमारे पास हैं। अब देखो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि यहां पे ये इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि जो एंड पॉइंट्स हैं हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना, तो उस पर हम क्या लगा देते हैं, सर्कल मार्क लगा देते हैं। और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, है ना। तो यहां पे हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। तो डॉट का सिंबल किसके लिए है, इंक्लूडेड, अगर आपको इंक्लूड करना है तो उसके लिए। और सर्कल का सिंबल किसके लिए है, जब हमें एक्सक्लूड करना है या उसको अपने सेट में नहीं रखना है, ठीक है। और अगर किसी ने इस ब्रैकेट में 1,2 लिखा, इसका मतलब सिर्फ क्या है, 1 और 2, है ना। तो इसको अगर आप नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे, 1 और 2, और इसको हम इस तरीके से डॉट से यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। तो ये तीन टाइप के सिंबल आपका यूज होगा यहां पे। आप इन सब चीज को देखना कि कहां पे कौन सा सिंबल मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो तीनों का डेफिनेशन हमने बता दिया। इस ब्रैकेट में जो मीडियम ब्रैकेट है और करली ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट होगा और जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम देख पाएंगे, है ना। तो सेट्स में हम यही ब्रैकेट यूज करते हैं, यानी हमें इसमें एलिमेंट्स को शो करना होता है ना। तो जितने भी एलिमेंट्स को आप शो करोगे उन सबको हम करली ब्रैकेट में इस तरीके से लिख के डिनोट करते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज, एलिमेंट जब भी हम सेट्स लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से शो करेंगे, और एलिमेंट्स को हम कॉमा से
सेपरेट करते हैं, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5। और अगर कोई आपसे पूछता है कि ये बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो आप इंडिविजुअली एलिमेंट्स को काउंट करके बता पाओगे कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है कि नहीं। तो एक और सिंबल होता है n ऑफ b, है ना। n और ये ब्रैकेट में b लिखा है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b, है कि नहीं। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है वो आपको काउंट करके बताना। तो अगर कोई n ऑफ b पूछता है तो हम n ऑफ b की वैल्यू कितनी बताएंगे, यहां पे 5 बताएंगे। अगर कोई इस सेट के बारे में पूछता है कि n ऑफ a बताओ कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि इसमें भी हमें 5 एलिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, है कि नहीं। और एलिमेंट अगर इस सेट को बिलोंग कर रहा है तो हम कैसे लिखते हैं, a बिलोंग्स टू a। पढ़ते कैसे हैं ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। वैसे ही अगर 1 इस सेट का एलिमेंट है तो हम क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू b, है कि नहीं। तो 1 बिलोंग्स टू b हो जाएगा। अगर कोई बोलता है कि क्या 6 इस सेट का एलिमेंट है, नहीं है, तो अगर एलिमेंट नहीं होगा तो हम इसको इस सिंबल को कट कर देते हैं, है ना। तो ये सिंबल होता है नॉट बिलोंग टू, है ना। तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे हम सेट्स को डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं और एलिमेंट्स को हम कैसे शो करते हैं, ठीक है। जिन लोगों का कुछ डाउट्स होगा कि हम कैसे सेट्स पहचानेंगे, यानी उसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया था, है ना। तो 1 और 2 से आपको काफी आइडिया हो गया होगा कि हर एक क्वेश्चन में कैसे हम सेट्स को डिफाइन करते हैं ना। वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया गया। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको समझना है अच्छे तरीके से, कि कहीं भी किसी भी टाइप का अगर सेट दिया हुआ है ना, ग्रुप दिया हुआ है, तो उस ग्रुप को हम सेट बोल सकते हैं या नहीं, वो आप इस चीज को देख के कंफर्म कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट दिया हुआ है और उस सेट के बीच में एलिमेंट है या नहीं है, बस हमें वो फाइंड करना था, है ना। तो ये दोनों इजी पार्ट थे, आपको इजीली समझ में आ गया हो कि हम कैसे ये चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है यहां तक सबका, ठीक है। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं, सेट के रिप्रेजेंटेशन की बात बोलते हैं, है ना। तो सेट को शो करने का तरीका इस तरीके से होता है, कर्ली ब्रैकेट को यूज करके करते हैं। लेकिन सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास क्या है, 2 तरीके होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, इसको हम 2 तरीके से, 2 मेथड है हमारे पास रिप्रेजेंट करने के सेट के लिए। पहला मेथड है जिसे हम बोलते हैं रोस्टर मेथड, है ना, और रोस्टर फॉर्म, और इसी को किसी किसी बुक में टेबुलर फॉर्म भी लिखा रहता है, ठीक है। तो आप ये देख लेना, दोनों का मतलब सेम ही है, बस डिफरेंट बुक में अलग अलग नेम वो लोग यूज करते हैं। तो बस हम उस चीज को यहां पे यूज करके देख रहे हैं। हाँ, एक ही बात है अब्दुल, एलिमेंट्स इन जकारिया हुसैन, एलिमेंट इन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज्ड ब्रैकेट में आप एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पाओगे, है ना। तो इस दोनों सेट में यहां पे देखो, एक का डाउट है कि क्या हम इसमें एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि आपने 10th में पढ़ा होगा कि 1 से 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, याद है आपको, है ना। हमने रैशनल नंबर फाइंड करना सीखा था, इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स हैं। तो इसके बीच में इतने नंबर है कि आप उसको कभी काउंट नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए हमें 2 अलग अलग टाइप के रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ी। इस वाले में हम तब यूज करेंगे जब आप काउंट कर पाओगे, और जब काउंटिंग पॉसिबल नहीं होगा तो इसमें से दोनों सेट में से किसी एक को हम यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब्दुल डजंट बिलोंग टू इंस्टेड ऑफ नॉट बिलोंग टू, एक ही बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास क्या है, 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जिसे हम बोल रहे हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म, इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आपके पास जो भी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट आपको इंडिविजुअली लिख के बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर किसी ने बोला कि कलेक्शन ऑफ
एक हम एग्जांपल लिख रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल दी वॉवेल्स, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल दी वॉवेल्स। तो इसमें देखो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारे पास माइंड में कुछ पिक्चर है कि हम सारे वॉवेल्स को कलेक्ट करके एक सेट बनाएंगे, है ना। तो जब आप इस सेट को लिखोगे तो हमने इस सेट को मान लो ए से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल ए से, क्योंकि हम सेट लिख रहे हैं तो हमें ब्रैकेट्स यूज करना पड़ेगा। और इस जो ये डेफिनेशन इसने दिया है इस वॉवेल में, इसमें जितने भी एलिमेंट आपके माइंड में आ रहा है उन सबको यहां पे इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे देखो ए ई आई ओ यू, कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट। हमने पांचों एलिमेंट को लिख के यहां पे शो कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो डिले कर लो तो सही चलेगा, ठीक है। अभी यहां पे नेटवर्क सही आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है रोस्टर फॉर्मेट का, है ना। तो रोस्टर फॉर्मेट में क्या होगा कि आपके पास हर एक एलिमेंट आपको दिखाई पड़ेगा, क्लियर है ना। एवरी एलिमेंट को आप देख पाओगे कि ये हमारे पास एलिमेंट है जो इसको बिलोंग कर रहा है ना। और इसमें आप एलिमेंट्स को तो ऑब्वियसली हम काउंट कर ही सकते हैं, है ना। तो काउंटिंग तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आप एलिमेंट्स को, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आप देख पाओ। हमें कुछ दिखाई दे रहा था, नहीं दे रहा था, हमें माइंड में पिक्चर्स कुछ बन रही थी, है ना। लेकिन जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आपको कॉमा से सेपरेट करके इंडिविजुअली शो करना है ना। तो अगर आप इस तरीके से एलिमेंट लिखते हो, इसका मतलब मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है ना। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये आप पे डिपेंड होगा कि आप इसमें कौन सा फॉर्म यूज करना चाहते हो, ठीक है। किसी ने दूसरा सेट डिफाइन किया जिसने बोला ऑल दी प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो हमें यहां पे एलिमेंट शो नहीं कर रहा है, तो हमें इसे रोस्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे कि 10 से छोटे जितने प्राइम नंबर हैं उन सारे नंबर को एक एक एलिमेंट वाइज सेपरेट करके कॉमा से हमें शो करना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, है ना। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 3, फिर 5 और फिर 7। तो अगर कोई पूछता है कि n ऑफ b कितना होगा तो हम क्या बताएंगे, 4, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया कि यहां पे आपको इंडिविजुअली एलिमेंट को, कर्ली ब्रैकेट तो हम सेट्स के लिए यूज करते ही हैं, कॉमा से सेपरेट करके हमें दिखाना है कि नहीं। हाँ, सबको देखना पड़ेगा, सुमन डे का सबके लिए है ये। नेक्स्ट, मेडिकल और इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं है, मैथ सबके लिए है, सबको करना है ना। तो ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन था हमारा रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे टाइप के रिप्रेजेंटेशन को, जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, अभी आपके पास एग्जांपल में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो दोनों में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बस कुछ एग्जांपल्स लेके चीजों को पहले समझने का ट्राई कर रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि हर एक सेट की अपनी एक कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। हर एक सेट में अपनी कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी होती है, हमें यहां पे सेट्स की उन्हीं प्रॉपर्टी को शो करना होता है, ठीक है। यहां पे हम कभी भी एलिमेंट को, इंडिविजुअल एलिमेंट को शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास एक सेट हमने ए बनाया, तो देखो सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखने का मतलब क्या होता है कि हम सेट बिल्डर फॉर्मेट में, मान लो हमारे पास ये हमने एक रोस्टर फॉर्म में हमने एक अभी जस्ट हमने बनाया था AEIOU, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखने को हम कैसे लिखते हैं वो तरीका देख लो, है ना। तो सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट तो यूज करेंगे ही क्योंकि सेट्स हैं। उसके बाद हम एक कोई सा भी वेरिएबल हम चूज करते हैं, है ना। ये x हमने चूज कर लिया, आप यहां पे कुछ भी x y z, लेकिन कोई भी स्मॉल क्वांटिटी वाले स्मॉल अल्फाबेट के नंबर चूज कर लो, ठीक है। उसके बाद हम यहां पे ये सेमीकोलन लिखते हैं, ठीक है। और इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिखते हो, x और एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, सेम बात है, ठीक है। ये x किसको डिनोट कर रहा है,
ये एक्स डिनोट कर रहा है कि जिस सेट का आपको सेट बिल्डर फॉर्मेट बनाना है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये बी एलिमेंट है, इसी को हम दूसरे तरीके से लिख रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट में, तो इस एलिमेंट, इस सेट के हर एक एलिमेंट को ये एक्स डिनोट करेगा, है कि नहीं। तो ये एक्स क्या है, ए भी हो सकता है, बी ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और यू भी हो सकता है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्मेट का ये जो हमने पहला वेरिएबल एक्स लिया है, ये एक्स कौन सा एलिमेंट है, ये इस सेट के हर एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है ना। तो हम हर एक एलिमेंट को बार बार नहीं लिख के हमने एक वेरिएबल ले लिया और ये वैल्यू इसको भी लेगा, इसको भी लेगा, इसको भी लेगा, इसको भी लेगा। और ये एक्स जो है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट को लिख रहा है, तो अब हमें यहां पे क्या लिखनी पड़ेगी, एक प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। और ऐसी प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करनी है जो इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू हो। क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आएगा। अभी हम लोग कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे ही अगर आप इस वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हो तो यहां पे भी हमें एक प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, ये स्क्वायर यूज नहीं करेंगे, रेक्टेंगल यूज नहीं करेंगे, बस यहां पे प्रॉपर्टी लिखना है। कैसे लिखना है वो अभी हम करके बताते हैं। जैसे, तो समझ में आ गया कि सेट बिल्डर फॉर्मेट में क्या करना है। सेट बिल्डर फॉर्मेट में हमें एलिमेंट को शो नहीं करना होता है, उस एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को शो करना पड़ता है। अब उस प्रॉपर्टी को आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जैसे हमने ये सेट लिया है, तो इस सेट को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, b इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, एक वेरिएबल x लेना पड़ेगा, x सच दैट, है ना, इसको हम बोलते हैं सच दैट, इस दोनों सिंबल को हम सच दैट से पढ़ते हैं, ठीक है। तो b कर्ली ब्रैकेट x सच दैट। अब इस जो हमारे पास सेट है इसकी एक कॉमन प्रॉपर्टी बताओ क्या होगी। तो ये जो भी एलिमेंट है, ये सब कौन सा एलिमेंट है, वॉवेल्स है ना। तो सब में ये सब अल्फाबेट्स तो हैं ही, लेकिन अल्फाबेट्स में ही अगर आप कोई बोलता है कि ये अल्फाबेट्स है ना, तो अगर आप किसी को अल्फाबेट्स बोल देते हो तो ये उस 5 एलिमेंट के अलावा और एलिमेंट भी सोच सकता है। लेकिन आप पर्टिकुलरली ये बोलोगे कि ये वॉवेल्स हैं, है ना। तो वॉवेल्स अगर आप बोल दोगे तो उसके दिमाग में इन 5 के अलावा और कुछ एलिमेंट नहीं आएगा। तो इन सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये सब के सब क्या है, वॉवेल्स हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, x such that x is a vowel। क्लियर है ना। हमने एक प्रॉपर्टी लिखी, ये x कौन सा एलिमेंट है, सारे एलिमेंट को डिनोट कर रहा है ना। तो हमने पहले एक वेरिएबल लिया था और उस वेरिएबल से रिलेटेड हमने सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये सिंबल भी यूज होता है ना, ये सिंबल भी यूज होता है, ये वर्टिकल लाइन भी यूज होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कैसे पढ़ना है आप उसको समझो। तो b सच दैट, b x सच दैट x इज अ वॉवेल, है ना। देखो अब इस वाले पार्ट में क्या हमें कोई एलिमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। और इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो हम क्या लिखेंगे, AEIOU, है ना, इस तरीके से। तो देखो यहां पे ये जो एलिमेंट है इसमें हमें ये कौन सा फॉर्मेट है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्लियर है। इस वाले पार्ट में जो प्रॉपर्टी हमने लिखा है, यहां पे हमें कोई भी एलिमेंट शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पे हमें इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट शो हो रहा है, ठीक है। दोनों में आप एलिमेंट्स काउंट करके लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर सेट्स हम लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होंगे, है ना। किसी सेट में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स भी हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे अभी देखेंगे। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में बुक में एक आंसर आपको दिया हुआ है पीछे, ठीक है। जब आप सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हो तो सेट बिल्डर फॉर्म सबके लिए डिफरेंट पॉसिबल है, ठीक है। प्रॉपर्टी सबको अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ सकती है उसी चीज को, लेकिन रोस्टर फॉर्मेट में जो एलिमेंट होगा वो सबके लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है कि नहीं। अब देखो मैं एक दूसरा सेट ले रहा हूं और उसको आप दोनों फॉर्मेट में
लिख के बताओ कि ये इसको हम दूसरे सेट में कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक सेट यहां पे लिया, मान लो हम एक सी सेट ले रहे हैं और सी को मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमें इसे ये कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें इसको आपस में इंटरचेंज करना आना चाहिए, है ना। कभी आपको इस सेट की जरूरत पड़ सकती है, कभी हमको एलिमेंट देखने की जरूरत पड़ सकती है, तो हम जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम आपस में स्विच कर सकें। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये एलिमेंट है, इसको आप लिख के बताओ कि इसको कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्मेट में। ये रोस्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आप ट्राई करो एक बार और देखो कि एक ही क्वेश्चन के बहुत लोग अलग अलग तरीके से आंसर करेंगे। ठीक है, लेकिन वो आंसर इस सेट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। आप एक बार ट्राई करो और ट्राई करके बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है। सोच के बताओ और आंसर बताओ इसका कि क्या लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, ट्राई करो आप लोग कि हमने एक एलिमेंट चूज किया है इस तरीके से और हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बताना है। ये आप बताओ कैसे होगा। एनीवन, कोई सोच पा रहे हो? x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10, वेरी गुड। x इज ए नंबर बिटवीन 1 to 10, सही है। x बिलोंग टू n, x लेस देन 10। ठीक है, अब जो लोग कमेंट में देख रहे हो वहां पे आप देखो कि सबने अलग अलग तरीके से आंसर किया है। ठीक है, और ऑलमोस्ट सारा आंसर सही है। ठीक है, जो जो आंसर कमेंट में लिखा हुआ है मैं उसको फिर से एक बार यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो किसी ने ये लिखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी सही है। x सच दैट हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और क्या लिखा है किसी ने, x बिलोंग टू n, x लेस देन 10। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं x लेस देन 10। अगर हम सिर्फ ये लिख दें x लेस देन 10 तो क्या ये करेक्ट होगा? क्योंकि x लेस देन 10 कितने नंबर हैं? इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, तो हमको अपने सिर्फ इस 9 डिजिट तक ही रिस्ट्रिक्ट करना है। तो हम साइड में क्या लिखा देंगे, x बिलोंग टू n। ठीक है, और किसी ने दूसरे तरीके से लिखा है x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 9, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। किसी को कोई डाउट है इसमें? देखो, तो हमने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी सही है ना। तो जब आप सेट बिल्डर फॉर्मेट में क्वेश्चन को करोगे तो जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है और जो उसके पीछे में आंसर दिया हुआ है, ठीक है, पीछे का आंसर भी सही है और आप जो कर रहे हो अगर वो उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपका आंसर भी सही है। ठीक है, तो इस वाले केस में रोस्टर फॉर्मेट में मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ आपको यही लिखना है। ठीक है, आपके दिमाग में इसमें से कोई सा भी चीज आ सकता है, आप उसको किसी भी तरीके से लिखोगे वो आंसर सही है ना। तो इस वाले पर्टिकुलरली सेट बिल्डर फॉर्मेट में सब लोगों का आंसर डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपने उस चीज को सही तरीके से रिप्रेजेंट किया हो, है कि नहीं। तो ये एक तरीका है आपस में कन्वर्ट करने का। ठीक है, मैं एक दूसरा सेट ले रहा हूं, इसको कन्वर्ट करके बताओ। इसको कन्वर्ट करके बताओ आप सेट बिल्डर फॉर्मेट में। रोस्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आपको इसे सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ट्राई करो, ट्राई करके बताओ। ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, बस यही चीज हमें डेली प्रैक्टिस में लेके चलना है।
ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करना, ई हमने सेट लिया। ठीक है, बस आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी फाइंड करनी है जिसके लिए वो आपको दिख जाए कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका हो गया वो सेकंड का आंसर करके थर्ड कर सकते हो ट्राई। ठीक है, तो इसमें किसी का आंसर गलत हो सकता है अगर वो उसने गलत तरीके से डिफाइन किया हो, लेकिन सबका आंसर सेम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप ये ट्राई करो कि इसमें कैसे हम इसको लिख पाएंगे। x इज n बाई n प्लस 1, किसी ने बोला डी एक्स सच दैट x इक्वल टू n बाई n प्लस 1। क्या यह सही है? क्या यह सही है शाहनूर? x इज अ रैशनल नंबर, किसी ने बोला x इज अ रैशनल नंबर। मैं यहां पे लिख रहा हूं सबके आंसर, x इज अ रैशनल नंबर। चलो 2 आंसर आया है। सुब्रजीत ने भी यही लिखा है n बाई n प्लस 1। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबका आंसर यही है। अब देखो पहले वाले को एक बार एनालाइज करते हैं। किसी ने ये लिखा x इक्वल टू n बाई n प्लस 1। ठीक है, अब बताओ कि क्या ये इस फॉर्मेट का तो है, ये सही है, लेकिन अगर मैं n की जगह पे मान लो मैंने 10 पुट कर दिया, ठीक है, 10 बाई 11, क्या ये 10 बाई 11 n अपॉन n प्लस 1 फॉर्मेट का है? क्या ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो जो आपने ये आंसर बताया, क्या ये इस पर्टिकुलरली सिर्फ इसी एलिमेंट के लिए डिफाइन है? नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? अभी थर्ड वाला डिस्कस कर रहे हैं, है ना? सुब्रजीत, उपासना, शाहनूर, है कि नहीं? नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमने यहां पे क्या गलती किया? हमने एक्सप्रेशन तो सही लिखा, लेकिन हमने n को डिफाइन नहीं किया। तुमने n को ओपन छोड़ दिया। अगर आप n को ओपन छोड़ोगे तो मैं 10 बाई 11 ही सोचूंगा, है कि नहीं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके उसके थिंकिंग प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट करना है कि आप n की वैल्यू उससे ज्यादा पुट नहीं कर सकते। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? n को आपको नेचुरल नंबर सोचना है, लेकिन n को नेचुरल नंबर में भी 9 से कम ही सोचना है ना? तो अगर आप ये 2 चीज लिख देते हो तो मैं 10 बाई 11 नहीं सोच पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे n पे कंडीशन दिख रहा है। क्लियर है? तो करेक्ट वे लिखने का समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट वे लिखने का समझ में आ गया सबको? ठीक है, शाहनूर ने एक और आंसर है x इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, देखो x इज अ रैशनल नंबर, क्या ये सही है? रैशनल नंबर के फॉर्मेट का तो है, लेकिन रैशनल नंबर में तो ये भी आता है ना, 100 बाई 25, 2000 बाई 5000। क्या ये इस फॉर्मेट का है? क्या ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है ना? तो आपने अगर रैशनल नंबर बोल दिया तो रैशनल नंबर अपने आप में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए है ना? तो आप रैशनल नंबर डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? तो आपको एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा और सामने वाले के थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि जो आंसर आप कर रहे हो वो आंसर, है ना, जो आंसर आप कर रहे हो वो आंसर सामने वाले का रिप्रेजेंट, सामने वाला उसको सही तरीके से पढ़ रहा है कि नहीं, है ना? इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन सिर्फ यही लिखने से काम नहीं बनेगा, n को क्या लिखना पड़ेगा? नेचुरल नंबर भी लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर आप सिर्फ n 1 to 8 लिख दोगे तो कोई 1 से 8 रियल नंबर के बीच में कोई सा भी नंबर सोच सकता है। तो हमें रियल नंबर भी नहीं उससे सोचने के लिए बोलना है, हमें बोलना है कि 1 से 8 के बीच में सिर्फ आपको नेचुरल नंबर के बारे में ही सोचना है ना? तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? उपासना, सॉरी क्या नाम है? क्लियर है उपासना? हाँ, है ना? तो ये चीज आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 3 करो। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ लोगों ने आंसर लिखा है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का।
दिग्विलय, हाँ सही है। लेस देन नहीं लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू लिखना होगा, ठीक है। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स लेस देन सही है, सौमिक का सही है। x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11, सही है। शाहनूर भी सही है, सुब्रजीत सही है। आ रहा आपको समझ में, है ना। सुब्रजीत देखो तुमने एक चीज गलत किया है, लिखने का तरीका तुमने थोड़ा सा डिफरेंट किया। सौमिक भी तुमने लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट किया है, ठीक है। देखो तुमने क्या गलती किया, यहां पे आप x एलिमेंट लिख रहे हो तो आप x इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं लिखोगे, क्लियर है। अगर आप x लिख रहे हो तो सिर्फ आप, अगर स्क्वायर आपको बताना है तो सिर्फ आप x स्क्वायर ही लिखो, या अगर आप इक्वल टू के टर्म में लिखना चाह रहे हो तो x इक्वल टू एक अदर वेरिएबल n चूज कर लो, है ना। और n की वैल्यू हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 10 से लेके 1 से लेके 10 तक, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सौमिक समझ में आया, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्लियर है ना। तो बस थोड़ा सा लिखने का तरीका सही करना है, बाकी आप लोग सही कर रहे हो, ठीक है। सही है। सुब्रजीत आपने लिखा है x n स्क्वायर n बिलोंग टू 1, ठीक है। देखो आपने ये लिखा है, क्या ये सही है, x n स्क्वायर और ये वाला एक्सप्रेशन है लेस देन इक्वल टू 1 n बिलोंग टू n, तो क्या ये एक्सप्रेशन सही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। आपने जो ये वेरिएबल चूज किया था, क्या आपने इस वेरिएबल को n स्क्वायर की वैल्यू दिया, नहीं दिया, आपने कुछ और वैल्यू ले लिया। तो या तो आप यहां पे x स्क्वायर लिखो, या अगर आपको n स्क्वायर लिखना है तो x इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा लिखने का तरीका सीखना है, बाकी आप लोग सही तरीके से सोच रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। हाफिजुल क्या नहीं समझ में आया, अमीनुल क्या समझ में नहीं आया, फिर से, ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। तो देखो यहां पे हमें जो टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं वो सब एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है ना। तो हर एक नंबर क्या है, एक किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। और कौन से नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर का उसने स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो हमने एक x वेरिएबल चूज किया सच दैट, और हमने एक स्क्वायर का टर्म जनरेट कर लिया n स्क्वायर, और n की वैल्यू को हमने डिफाइन कर दिया कि सिर्फ वो 1 से 10 तक ही जा सकता है ना। और n सिर्फ कौन सी वैल्यू चूज करेंगे, हम नेचुरल नंबर से ही चूज करेंगे। तो अगर आपको n की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो, यहां से देखो तो 1 पुट करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा, n की वैल्यू आप 2 पुट कर सकते हो तो सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा, है ना। और इस तरीके से आप सोच के इसको लिख सकते हो, क्लियर है। तो सबको ये समझ में आ रहा है कि हम सेट बिल्डर फॉर्मेट में कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 4, हमने एक f सेट बनाया, x सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। x सच दैट, एक मिनट, x इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें क्या होगा, ये कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ, पहले ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। हाफिजुल अभी और ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे सेट बिल्डर फॉर्म और दोनों फॉर्मेट का, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी और सारा एग्जांपल करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 बताओ ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बस फॉर्मेट बताओ मुझे, किस फॉर्मेट में है ये, सेट बिल्डर फॉर्म, वेरी गुड, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें यहां पे एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर ये सेट बिल्डर फॉर्मेट में है तो इसको आप कन्वर्ट करो, कन्वर्ट टू रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आने वाला है। रोस्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बताओ कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आने वाला है, कौन कौन सा एलिमेंट आएगा इसमें। कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 सबका हो रहा है, वेरी गुड। -1 और -2 करली ब्रैकेट यूज करेंगे, दिग्विलय सही है,
है ना। x क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और 10th में आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। तो x की कौन कौन सी वैल्यू होगी, या तो आप फैक्टराइज कर सकते हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो -2 और -1 तो हम कैसे लिखेंगे, -2 -1, हमें एक एक एलिमेंट दिखाई पड़ना चाहिए। क्लियर है सबको। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5, जिसका 4th हो गया 5 करो, जिसका 4th हो गया 5 करते जाओ, जिसका 4th हो गया वो 5 करो। क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 सबका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आराम से टाइम लो, जो लोग अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, इन सब चीजों को आप घर पे एक बार फिर से जाके ट्राई करना, ठीक है। जो 1 घंटे का आपको टाइम बोला गया है कि आपको 1 घंटे घर पे रिवाइज करना है, पहले आप इसी नोट्स को करो, क्योंकि हम क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो उन सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करो और उसके बाद जो असाइनमेंट मिला हुआ वो क्वेश्चन करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दिग्बलय 2, -2, उपासना 2, -2, सौमिक सरकार 2, -2, क्या गलती हुआ, ठीक है। सौमिक सही है, शायद सही है, सुप्रजीत सही है, विक्की एमएस सही है, ठीक है। देखो क्या गलती हुआ, x² = 4 को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो मैं यहां पे साइड में सॉल्व करके बता रहा हूं। तो x की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, 2 और -2 ही पॉसिबल है ना। तो जब हम g एलिमेंट लिखेंगे तो हमें क्या लिखना है, 2, -2 लिखना है ना। लेकिन क्या ये सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि साइड में देखो n बिलोंग टू क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है ना। और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो क्या ये -2 नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है। तो इस वाले एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब आप g एलिमेंट लिखोगे तो उसमें सिर्फ कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या है हमारा, ये एक्सप्रेशन हमारा गलत है, ये हम नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया सबको, सबको कोई डाउट, ठीक है, किसी को कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है, सही है। काबिलुद्दीन सही करो, गलत है। मिर्जाउल हक सही करो, दिया सरकार सही करो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, है ना। इसलिए आपको बोला कि आप एक्सप्रेशन को पूरा सही तरीके से पढ़ो, है ना। सेट बिल्डर फॉर्मेट में आपको सिर्फ एक ही चीजें नहीं होती है ना, बहुत सारा टर्म होता है वहां पे, तो हमें उस सब के बारे में सोचना होगा, है ना। हर एक प्रॉपर्टी आपके पास सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 5 सुब्रजीत आराम से। 6 नंबर √2 शायद आसिफ हुसैन सही है, सौमिक सरकार फिर से गलत। यहां पे देखो साइड में क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग टू q, q किसको रिप्रेजेंट करता है, नोटेशन याद नहीं है ना। n लिख लो जिसको अगर याद नहीं है, n किसको बताता है, नेचुरल नंबर को, w किसको बताता है, होल नंबर, q किसको बताता है, रैशनल नंबर, है ना। c किसको बताएगा, इररेशनल नंबर, है ना। और r किसको बताता है, रियल नंबर, है ना। तो ये सारा एक्सप्रेशन है। अब देखो इसके रूट्स क्या क्या होते हैं, x = √2 और -√2, क्या दोनों में से कोई रैशनल नंबर है, नहीं है। तो इसका मतलब इसमें क्या कोई एलिमेंट होगा, नहीं होगा, है ना। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसका हम आगे नोटेशन देखेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अभी के लिए नो एलिमेंट इन सेट H, ठीक है। 5 भी लिख सकते हो, जिसको पता है वो लिख लो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब करेंगे तो फिर हम इसको अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। जयदास दिया सरकार, √2 रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। हफीजुल, हाँ सुब्रजीत सही है, काबिलुद्दीन सही करो,
√2 रैशनल नंबर नहीं है, एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे जो सेट बिल्डर फॉर्मेट होता है उसमें बस आपको नोटेशन के फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एलिमेंट दिखाई नहीं पड़ता है, एलिमेंट दिखाई नहीं पड़ता है, तो आपको खुद से एलिमेंट फॉर्म करके देखना पड़ेगा कि ये एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। x³ - x = 0 सॉल्व करो, x बिलोंग टू रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन आपने 10th में किया था। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपने 10th में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आपने 10th में किया है, आंसर बताओ क्या होगा। सही है, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। 7 सुब्रजीत 1, पालन 1, सही है ना। इसका रूट्स आपको पता है, रूट्स क्या होते हैं इसके, x = 1, है ना। बाकी जो रूट्स होते हैं वो कौन से रूट होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पे अभी x बिलोंग टू r है, तो रियल नंबर में सिर्फ कौन सा सॉल्यूशन है, 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, xi = कर्ली ब्रैकेट 1। यहां तक क्लियर सबको, है ना। x such that x is a roots of equation एक मिनट रुक जाओ, ये नहीं है, x² - 4 divided by x is a root of equation, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ आप। करो, सॉल्व करके बताओ क्या होगा ये। क्वेश्चन नंबर 8, सही है, 8 बताओ, 8 करो। एट बताओ, 8। एट का आंसर क्या होगा, सबका आ गया, 0,2। 8 का आंसर 0,2, 8 का आंसर 0,2, सही है, ठीक है। तो यहां पे j किसको बिलोंग करेगा, 0,2 पे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि जब इस तरीके से, जैसे हमने यहां पे पीछे वाले क्वेश्चन में, एक बार हम रिवाइज करते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन में यहां पे हमने सब में x बिलोंग टू q लिख रखा है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिख रखा है ना। इस तरीके से हमारा x किस सेट को बिलोंग कर रहा है हमने वो चीज यहां पे डिफाइन कर दिया है ना। देखो इन सारे क्वेश्चन में सब में हमने लिख रखा है। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा रहता है ना, जैसे ये क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में x किस सेट को बिलोंग कर रहा है ये चीज नहीं लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा सेट हम एज्यूम करेंगे, बाय डिफॉल्ट कौन सा सेट होगा, रियल नंबर का सेट होगा, है ना। इफ नथिंग इज मेंशन, ठीक है, एक पॉइंट बना के लिख लो, इफ नथिंग इज मेंशन, एक पॉइंट बना के लिख लो, इफ नथिंग इज मेंशन देन बाय डिफॉल्ट वी विल टेक द सेट ऑफ रियल नंबर,
ठीक है, ये एक पॉइंट बना के लिख लो आप कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई एलिमेंट डिफाइन नहीं किया रहे तो आप उसमें क्या करोगे, है ना, आप उसमें क्या करोगे कि बाय डिफॉल्ट आप एलिमेंट हम कहां से चूज करेंगे, रियल नंबर से। ठीक है, ये पॉइंट बना के लिख लो सब लोग। इफ नो सेट इज मेंशन देन बाय डिफॉल्ट वी विल टेक सेट एज रियल नंबर। तो बाय डिफॉल्ट आपको रियल नंबर सेट लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, सही से सॉल्व करके बता दो तो समझ में आएगा कि आपको सब कुछ समझ में आया और आपने 10th में सब कुछ सही से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 9, आपने 10th पढ़ा है ना, 10th पास किया है, आंसर बताओ क्या होगा। सुब्रजीत, क्वेश्चन नंबर 9 0 भी होगा और 2 भी होगा, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 2, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 2, क्वेश्चन नंबर 9 का एक आंसर आया है 2, सही है या नहीं चेक करना है। बाकी लोग आंसर निकालो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे पता चलेगा कि आप लोग 10th पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। क्वेश्चन नंबर 9, 0,4, 0,4 कैसे आ रहा है सौमिक, 0,4 कैसे आ रहा है, चेक करो। 0,4 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, है ना, ये गलत ही है, इसको तो सोचना ही नहीं है। 2 पॉसिबिलिटी है। और कोई आंसर निकालो क्वेश्चन नंबर 9, बाकी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 2, क्वेश्चन नंबर 9 2,2, एक ही बात है, एक ही एलिमेंट है, 2 बार हम रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, अमीनुल 1, बाकी लोग नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सानू 2,2, ठीक है, चेक करते हैं गलत है या सही है। बाकी लोग देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कौस्तुभ 2, पालन 2, ठीक है, बाकी लोग मैक्सिमम लोग 2 आंसर निकाल रहे हो। ठीक है, अब चेक करो, हमें यह पता है कि देखो यहां पे कि अगर इसने x क्या डिफाइन किया है, x इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का रूट है। आपने इसको सॉल्व किया तो आपको x की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली, है कि नहीं, और x की वैल्यू 2 मिली तो यानी आप ये बोल रहे हो कि ये इसका रूट 2 है। क्लियर है। अब आप देखो एक बार कि अगर आपको याद होगा कि अगर आप ये इक्वेशन सॉल्व किया था जस्ट अभी आपने x इक्वल टू 2 और इसके रूट्स क्या मिले थे, x इक्वल टू -1 और -2, है ना। तो अगर आप x इक्वल टू -1 फिर से इसमें पुट करोगे तो आपका ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये इसका क्या है, रूट्स है। 10th में हमने यही चीजें पढ़ी थी, रूट्स और 0 पढ़ते हैं, है ना। तो 0 कब होता है, जब उसकी वैल्यू आप पुट करते हो और उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x इक्वल टू 2 जो आपने कैलकुलेट किया है, क्या ये x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो अगर ये सेटिस्फाई करना चाहिए तो आप बताओ आप मुझे कि अगर x इक्वल टू 2 हम इसमें पुट करेंगे तो क्या ये इक्वल होगा। देखो x स्क्वायर -4 अपॉन x -2 इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड साइड में हम x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर 4 माइनस x -2, देखो ऊपर में क्या बन रहा है 0 और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है 0। क्या 0/0 डिफाइन होता है, क्या 0/0 डिफाइन होता है, क्या 0/0 डिफाइन होता है, नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको, जब ये डिफाइन नहीं हो रहा तो फिर आपका ये सॉल्यूशन कैसे हो गया, गलती समझ में आई, सॉल्यूशन कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला वो आंसर गलत है कि नहीं। तो x इक्वल जो 2 आंसर आपने निकाला था वो क्या है, गलत आंसर है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, नो एलिमेंट इन दिस सेट, नो एलिमेंट इन दिस सेट। क्लियर हो रहा है। अब बताओ कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमने सॉल्यूशन निकाला वो सही है या नहीं है ना। ये चीज आप 10th में पढ़ चुके हो लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। यहां पे देखो एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट का लिखा हुआ है, ऊपर में कुछ टर्म है और डिवीजन में कुछ टर्म है, यानी ये किस फॉर्मेट का है, p/q फॉर्मेट का है ना। 10th में आपने पढ़ा था p/q फॉर्मेट क्या होता है, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, याद है कि नहीं। यहां पे आपने ये कंडीशन अप्लाई नहीं किया था, इसलिए जब भी आप अब से आगे जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन होगा इस तरीके से डिवीजन के फॉर्मेट में, तो हमेशा आपको पहला कंडीशन क्या लिखना है, पहला कंडीशन क्या लिखना है कि डिनोमिनेटर की चीज क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है कि नहीं।
ये चीज जिसको समझ में आ गया उसको क्वेश्चन करना काफी इजी होगा, है ना, आगे उनसे गलती नहीं होगी। तो जब भी आपको किसी भी फॉर्मेट का, चाहे वो नंबर के फॉर्मेट का हो या एक्सप्रेशन के फॉर्मेट का हो, है ना, इस टाइप से कुछ भी नंबर लिखा है एक्स स्क्वायर बाय 4 अपॉन एक्स माइनस 1 कुछ भी लिखा है, तो सबसे पहली चीज हम साइड में क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं रहेगा। डिनोमिनेटर की चीज को हम कहीं भी जीरो नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? तो इस पॉइंट को आप मार्क करके एक जगह पे लिख लो, क्योंकि यही चीजें मैं फिर से पूछूंगा आगे चल के, ठीक है, और वहां पे आप फिर से गलती करोगे और फिर से आप इसी टाइप का आंसर दोगे, है ना, मुझे पता है। इसलिए मैं बोला इसको मार्क करके लिखो और ध्यान रखना आगे में फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होगा और वहां पे मैं फिर से ये चीज आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो यहां तक सबका क्लियर है कि कैसे हम एलिमेंट को लिख रहे हैं? ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो। जब हम एलिमेंट्स को शो करते हैं, ठीक है, तो पहली चीज कि लिख लो पॉइंट्स में, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन दिस सेट डज नॉट मैटर। ठीक है, सेट का अंदर में एलिमेंट जो है उसका ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ने 1 2 3 एक सेट लिया हुआ है और किसी ने इसको इस तरीके से लिखा 2 3 1 और किसी ने इसको इस तरीके से लिखा 3 2 1, किसी भी ऑर्डर में, है ना, ये तीनों एक्सप्रेशन क्या है, सही है ना। तो अंदर में एलिमेंट का ऑर्डर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एलिमेंट सही होना चाहिए। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब भी आप एलिमेंट्स को शो करो तो अंदर में आपका ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 1 को पहले लिखेंगे 2 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लो। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट कि अगर यहां पे क्या है, रिपीटेशन ऑफ, ठीक है, जो अभी कुछ लोग रिपीटेशन ऑफ, है ना, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन सेट। ठीक है, सेट के अंदर अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ठीक है, जैसे अगर किसी ने एलिमेंट ये लिखा 1 2 2, है ना, तो यहां पे दो एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये एक बैड एक्सप्रेशन होता है और लिखने का एक गलत तरीका होता है। गलत नहीं है लेकिन लिखने का तरीका सही नहीं है। ठीक है, तो जब आपको इस टाइप का कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो आप उसको क्या करोगे, सिंपली जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको आप हटा दोगे, उस एलिमेंट को एक ही बार लिखोगे। 2 यहां पे 2 बार रिपीट हो रहा था तो हमने एक ही बार लिखा। वैसे ही अगर दूसरा एलिमेंट इस टाइप का सेट है 2 2 3 3 3, कितने बार भी रिपीट हो रहा हो, है ना, तो इस टाइप से हम बार बार रिपीटेशन करके नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट को एक ही बार सेट के अंदर डाल के लिखना है। ठीक है, बार बार अगर रिपीटेशन हो रहा हो तो हमें उसे बार बार रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अभी कुछ लोग 2 2 आंसर 2 बार कर रहे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 8 8 इसको सिंपली सॉल्व करना है। 8 में क्या है, ये एक्स स्क्वायर, ये तो 10th में किया होगा आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 4, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब यहां से x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 0 और 2 दो आंसर आएगा, है ना। ट्राई करना एक बार, नहीं होगा तो फिर ग्रुप में मुझे बताना, उसको सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, इजी सा पार्ट है, सिंपली लिख के उसको सॉल्व करो, सॉल्यूशन निकालो। अमीनुल समझ में आ गया? पालन क्या समझ में नहीं आया? पालनुद्दीन क्या समझ में नहीं आया? ठीक है, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है सेट्स के केस में कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है और एलिमेंट को हमें रिपीट नहीं करना है। ठीक है, रिपीटेशन पे ध्यान रखना है, एक ही बार लिखो, बार बार उसी चीज को लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो यहां तक आपका सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 के आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका था। ठीक है, अब आप क्या करो, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 to क्वेश्चन नंबर 6, 4 क्वेश्चन और है, इजी सारे क्वेश्चन है, इसको आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मंडे की क्लास में हम लोग इस
एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और फिर जो भी डाउट्स वगैरह है वो सब क्लियर करके फिर हम लोग इसी का आगे पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सौमिक, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे मैंने बताया कि आप अगर सिंपली सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 2 आता है। ठीक है, कैसे x इक्वल टू 2 आता है? सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। ठीक ना, इसको आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2 है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? सिंपली कुछ टर्म कैंसिल करके क्वाड्रेटिक ये फॉर्म हो जाएगा। x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 आती है, लेकिन x की वैल्यू 2 हम बोल रहे हैं कि आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो ये क्या फॉर्मेट बन रहा है, ऊपर में भी 0 हो रहा है और नीचे में भी 0 हो रहा है। ये क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। ये क्या होता है? डिफाइन नहीं होता है, इसलिए x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि जब भी आपके पास p बाई क्यू फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन हो, है ना, इस टाइप से डिवीजन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा आपको डिनोमिनेटर की चीज को नॉट इक्वल टू करके चलना है ना, क्योंकि रैशनल फॉर्मेट इसी फॉर्मेट का होता है, q नॉट इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर की चीज हमेशा नॉट इक्वल टू 0। जैसे अगर ये एक्सप्रेशन लिखा रहे तो सबसे पहली चीज आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए, x नॉट इक्वल टू 1, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ट्राई करो। इसी टाइप के क्वेश्चन अभी और आगे आएंगे तो वहां पे आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो आगे हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो गया? ये तो इजी है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि नहीं? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। 10th में तो उसको सॉल्व किया था, तो यहां से फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x के सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1। ये वाला पार्ट कहीं पे 0 नहीं होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अभी आगे फिर से आएगा। ठीक है, 10th में आप लोग कर चुके हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उसको फिर से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उन सब चीजों को हम लोग रिवाइज करके और अच्छे तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत है? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। इसको सॉल्व करो, ये एक्सप्रेशन बनेगा और यहां से बस सॉल्व करना है। ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x आ जाएगा, है ना, और यहां से x की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, 0 और 2। इक्वेशन सिंपली सॉल्व करना है, ट्राई करो। ठीक है, अभी इक्वेशन हमने कंप्लीट किया नहीं है ना, तो हम लोग इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ n is also 8 when we found one more 8 by 9। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिक्कत है? ठीक है, आप लोग करो इसको, मैं जो भी डाउट होगा मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, या फिर आप ग्रुप में उस चीज को मैसेज करके दे देना। ठीक है, हाँ वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेशन लिखने का अलग तरीका है, किसी तरीके से लिखो। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे, पर्टिकुलरली एग्जाम्पल्स वाले में, ठीक है, इस शीट में, है ना, ये जो एक्सरसाइज आपको होमवर्क मिला है, ये होमवर्क आप कंप्लीट करो। 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है ना। इसके अलावा अगर अभी हमने जितने एग्जाम्पल्स किए हैं उस एग्जाम्पल्स में कोई डाउट होता है तो मुझे अलग से मैसेज कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि मुझे थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन चाहिए तो एक बार मैसेज करना, मैं वहां पे समझा दूंगा। उसमें अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको एंड कर रहे हैं। ठीक है, आपका होमवर्क बस ये है कि आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 को आपको कंप्लीट करना है। 2 क्वेश्चन कर चुके हो, 4 क्वेश्चन और है आपके पास। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट टाइप्स के सेट्स को देखेंगे कि वो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के सेट्स कैसा होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।